बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बहरान है जिसने जन्म लिया हुआ है और वो अपने एक एक्सट्रीम पर जा पहुंचा है। आज सुप्रीम कोर्ट की तफसीली जजमेंट को आए हुए भी चंद दिन गुजर चुके हैं। 7 इजलास इलेक्शन कमीशन कर चुका है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद के हवाले से कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। आज कुछ खबरें चलाई गई जो शायद दुरुस्त नहीं थी कि कोई डिवीज़न है इलेक्शन कमीशन के अंदर। इलेक्शन कमीशन के अंदर ज़रा ये बताते हैं कि डिवीज़न नहीं है, अलबत्ता इजलास अभी भी कल होगा और उसके अंदर डेवलप किया जाएगा कंसेंसस के जो भी जवाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है तो वो भी कंसेंसस डिसीजन होगा, और अगर उसकी अदरवाइज जाना है तब भी कंसेंसस डिसीजन ही होगा। आपसे कुछ देर पहले सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने चंद अहम नुकात को हाईलाइट किया है अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। दिलचस्प बात यह है, एक ऐसा मामला जिसके अंदर हुकूमत कहीं फिगर आउट नहीं करती, हुकूमत बाकायदा तौर पर उस फैसले पर न सिर्फ तनकीद कर रही है बल्कि ये भी कह रही है, और जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ये भी कह रहे हैं कि फैसला आपने दे दिया, यानी जज साहिबान ने दे दिया, तो चाबुक ना बरसाए जाएं और ना ही जोर डाला जाए कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद हो। ये मामला जा किस तरफ रहा है इस पर भी बात करेंगे। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से तमाम बातों का, तमाम तर राब्तों को आज मुनक़ता करता हूं और कोई भी ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता रखेगा तो उससे उसका ओहदा ले लिया जाएगा। एक तरफ जनाब रऊफ हसन साहब फरमाते हैं कि मामलात बेहतर होने चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंगेज करना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट से। दूसरी तरफ जनाब इमरान खान कहते हैं कि हम कोई राब्ता अब एस्टेब्लिशमेंट से नहीं रखना चाहते। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी वार्निंग दी है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को कि पंजाब के अंदर आकर अगर आपने कोई हुल्लड़बाजी की, कानून के खिलाफ कुछ किया, तो आपसे सख्ती से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ एक और जलसा करना चाह रही है, वो कामयाब होगा या नहीं, उस पर भी आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम बात करें। ये तमाम मौजूआत अहम हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल कियानी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया कियानी साहब आपका। नदीम कुरैशी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, बड़े मुश्किल हालात में इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने लेकिन फिर भी जीत कर आए, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब कुंवर दिलशाद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो आइनी मामलात, कानूनी मामलात हैं उनको बखूबी समझते हैं। हर कोई इनकी जो जजमेंट है या इनका ओपिनियन उससे इस्तेफादा करता है। मैं ज़रा अगर सबसे पहले इस बात पर आ जाऊं बिलाल कियानी साहब, अगर आपसे मैं इसका आगाज़ कर सकूं। अब इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया, इलेक्शन कमीशन तो रिफ्लेक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन उस पर रिस्पॉन्स करे, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे, वो तो समझ आता है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सेनेटर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब एक इंडिपेंडेंट शख्सियत हैं, ताल्लुक उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उस फैसले के नकाइस को उजागर करना और फिर ये फरमाना कि चाबुक ना चलाया जाए कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाए क्योंकि ये फैसला गैर आईनी है। हुकूमत तो इसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हुकूमती मेंबरान का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना ये समझ से बालातर है। आप लोग जानते हैं ना कि अगर आप ये करेंगे तो आप खुद को भी, हुकूमत भी खुद को वो कंटेम्प्ट के जुमरे में ला रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मुनीब साहब, दो बातें हैं, एक है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, दूसरी है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर ओपिनियन देना कि क्या वो कोई गलत या सही समझता है। इन दोनों चीज़ों को ज़रा अलहदा हम ट्रीट कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि मैं भी समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है। मेरे नज़दीक भी जिस तरह 2 माइनॉरिटी जजेस ने इजहार किया अपनी तफसीली डिसेंटिंग नोट में कि आप आर्टिकल्स 2-3 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के सस्पेंड किए बगैर ये जजमेंट लीगल हो नहीं सकती, तो मैं भी समझता हूं कि आप क्लॉक को रोल बैक करके इस तरह प्रोसेस को रिवाइंड करके एक ऐसी जमात को सीटें दे दें जिसकी बनती नहीं है, तो ये राय तो मैं भी रखता हूं। मगर उस हवाले से हुकूमत ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है रिव्यू पिटिशन की सूरत में, जो आज भी पेंडिंग है, और ना सिर्फ हमारी रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है बल्कि इलेक्शन कमीशन की भी है। इसके अलावा आपने देखा कि देखिए इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जहां पे उसके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एज इट करंटली स्टैंड्स, एक मेजॉरिटी ऑर्डर
ऑर्डर का फैसला तो है जिसको हम गलत समझते हैं, मगर वो खड़ा तो है फैसला और उसका रिव्यू पिटिशन भी पेंडिंग है। मगर साथ ही साथ स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक लेटर लिखा है टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें उन्होंने इलेक्शंस एक्ट की एक रिसेंट अमेंडमेंट का भी हवाला दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अपनी ज्यूरिस्प्रूडेंस का हवाला देते हुए ये कहा है कि अब ये अमेंडेड इलेक्शंस एक्ट सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर उसका एक ओवर राइडिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एज इट करंटली स्टैंड्स इंप्लीमेंटेबल नहीं रहा। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखना है, उसने नेशनल असेंबली के स्पीकर का लेटर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी मद्देनजर रखना है, उसमें अमेंडेड इलेक्शंस एक्ट भी मद्देनजर रखना है, जो भी करंट लॉज हैं और करंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब चीजों को देख के उसने कोई वे फॉरवर्ड कार्व करना है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिव्यू पिटिशंस अभी पेंडिंग है उसकी जल्द से जल्द हियरिंग होगी। बट मसला ये है ना कियानी साहब के रिव्यू पिटिशंस का, मैं इफ आई कुड मूव ऑन, मैं जरा चाहूंगा कि कुरैशी साहब के पास जाने से पहले ज़रा कंवर दिलशाद साहब हमें इस पर थोड़ा अपना ओपिनियन दें, इसलिए मैं इस बात की अहमियत है। देखिए, रिव्यू पिटिशंस फाइल होना और बात है, अनलेस के ऑर्डर के ऊपर कोई स्टे नहीं है तो ऑर्डर इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अच्छे बुरे, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल आपके नज़दीक वो गलत है, शायद मेरे नज़दीक भी वो दुरुस्त ना हो, लेकिन हम सारे पाबंद हैं और मुल्क के तमाम इदारे पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो। बट कंवर दिलशाद साहब, ये फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन का कुछ 7 इजलास हो चुके हैं, आप खुद क्योंकि इलेक्शन कमीशन का बड़ा तवील अरसे तक हिस्सा रहे, 4 मेंबरान हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, अभी तक उस पर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया। आज खबरें चलाई गई कि जी 2 मेंबरान डिसेंट कर रहे हैं, वेराज जब मैंने चंद अहम ज़राए से इसके हवाले से इसको कंफर्म करना चाहा तो ये कहा गया है कि ये खबर बिल्कुल गलत है, जो भी फैसला आएगा वो यूनानिमस डिसीजन होगा इलेक्शन कमीशन का। लेकिन ये जो 7 मीटिंग्स के बाद भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, आपको इसकी वजह क्या लगती है? देखिए, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज जैसे आपने फरमाया अपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में कि 7 इजलास हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के और अभी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे जी। तो इसका बैलेंस तौर का तो मतलब यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नजरअंदाज कर देना है और इसलिए वो तमाम अपने हकायक जमा कर रहे हैं, रिकॉर्ड जमा कर रहे हैं और उसके बाद जो 70 पेज का जो फैसला है उसका एक एक पैराग्राफ के ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान गौर खोज कर रहा है कि कौन सी कौन सा आर्ट जो शिकी होती है इनके खास सब क्लास, तो वो जो है वो आइन से किस तरह से मुतसादिम है। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा जो मुतसादिम नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, बाकी हुकूमत वज़रा को तो पता ही नहीं आइन मैन क्या होता है। अभी मैं किसी सेनेटर का पैगाम पढ़ रहा था, प्रेस काम देख रहा था जी। तो सबसे बड़ी अहम बात है कि आर्टिकल 224 जो है जी, वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फैसला आया है वो आर्टिकल 224 से मुतसादिम है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है, बाकायदा तरीका बताया है कि आपने किस अंदाज से मखसूस नशिस्तों को अलॉट करना है। 3 दिन के अंदर अंदर आपने सियासी पार्टी को ज्वाइन करना होता है, आजाद उम्मीदवारों को, और इसके बाद पूरा तरीका बताया हुआ है। उसके नीचे जो है वो इलेक्शन एक्ट 104 है। लेकिन बहरहाल हम इस पे नहीं जाते। तो सबसे बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तमाम हकायक जमा कर रहा है, रिकॉर्ड भी देख रहा है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगा कि जनाब हमारी नाक़िस राय में आपका जो फैसला आया है इसकी जो फला जो पैरा है वो आइन के कंवर दिलशाद साहब, मुझे ये बताइए, आपके वक्त भी बहुत से फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते होंगे, क्या इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक आईनी इदारा है, वो भी क्या उनके पास ये इख्तियार होता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आए, मेजॉरिटी जजमेंट आए, मैं मिसाल दे रहा हूं, और वो कहें कि नहीं जी आपका फैसला दुरुस्त नहीं है इसलिए अब इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, और अगर वो ये जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि आपको लग रहा है कि फैसला नजरअंदाज होने जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो गया? क्या इलेक्शन कमीशन पर आपकी दानिश में कभी पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी अदालत की तरफ से तौहीन अदालत लगी है किसी मेंबर पर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, या लग सकती है? ये तो हमारी एक नाक़िस राय है जो आपके साथ हम बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी अहम बात नजर आ रहा है, जो हमें जो तज़्ज़िया नजर आ रहा है उसमें ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बड़े मौसर हथियार हैं। पहली बात वो कहेगा कि जनाब इसको तो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने ही तहरीक इंसाफ को डिलिस्ट कर दिया, ठीक है जी, सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि कस्टोडियन स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हकामात पर तामील ना करें। वो भी कहेगा देखा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुकामात की तामील ना करने का स्पीकर हमें रिक्वेस्ट कर रहा है। इसी तरह से मामला ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी तक नहीं हुए,
ठीक है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला नहीं आया, ये सारी बातें जमा करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दे रही है। लेकिन मुनीर फारूक साहब, आप एक बहुत बड़ा पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं। जी। वो बड़ी बात ये हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जी। वो अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जी। कि जो उन्होंने 9 सवाल उठाए थे, बिल्कुल। जो 9 सवाल उठाए थे वो खत्म नहीं हुए। हमारे ख्याल तक फैसला आने के बाद खत्म हो गए, नहीं, आज रजिस्ट्रार ने उसका जवाब दे दिया है। तो मुमकिन है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो 9 सवालों के जवाबात की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोई अहम फैसला कर दे। वो बड़ा अहम बात हो रही है, इस पर आप जरा गौर व खोज फरमाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज 9 सवालों के सवालों का जवाब दे दिया है। वो जो वजाहत जारी की, बिल्कुल बड़ा सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके खिलाफ अगर कोई तौहीन इलेक्शन का तौहीन अदालत का कोई नोटिस जारी हो गया तो हम तो बार बार तमाम चैनलों पे कर रहे हैं, ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हो कि जनाब आप सोच समझ के फैसला करें। अगर आपके खिलाफ तौहीन अदालत का केस दर्ज हो गया तो हुकूमत पाकिस्तान ने आपको अकेला छोड़ देना है। अच्छा। हुकूमत पाकिस्तान आपकी पुष्ट पर खड़ी नहीं होगी। तो आप ये सारे मामलात को देख लें, सोच लें, कर लें और जो भी आपने करना है, लेकिन हुकूमत की तरफ ना देखिए। हुकूमत ने आपकी सपोर्ट नहीं करी। मेरे माजी के तमाम मुझे तजर्बात हासिल है। ठीक। तो कोई हुकूमत सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, क्योंकि आपसे रहनुमाई लेना जरूरी थी, आपने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, मैं जरा आपके पास चलूंगा। ये एक अहमियत है इस बात की कि जो सूरत हाल है, फिर जरा इमरान खान साहब ने जो कहा है एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते खत्म और ये सब कुछ, उस पर भी बात कर लेते हैं। फैसला आ गया, लेकिन उस फैसले के अंदर बड़े नकायस हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं बड़े नकायस हैं, लेकिन मैं मानता हूं, मैं एक्नॉलेज भी करता हूं कि वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है और उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या अमल दरामद नहीं होता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहसियत जमात क्या सियासी ऑप्शंस हैं अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं करता? तो देखिए मुनीर साहब, सबसे पहले तो मैं कमर दिलशाद साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, ये हमने पहली बार सुना है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको पाकिस्तान का आइन और दुनिया भर की कोर्ट्स, आप तो खुद लॉ ग्रेजुएट हैं, कानूनदान हैं, दुनिया भर में आला अदालतें होती हैं जो आइन की तशरीह करने का अख्तियार रखती है। बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को ये हक ना अखलाकियात देता है ना कानून देता है। ये पहली बार हमने सुना है कि जी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी देखा जाएगा। अब तो इसका मतलब है अगर किसी फर्द वाहिद के खिलाफ भी कोई फैसला आया तो वो बैठकर उसकी अपनी मर्जी की तशरीह करेगा और वो इनकार कर देगा मानने से। सेकंड, मैं आपको गुजारिश कर दूं, जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का तफसीली फैसला आया जी, वो भी स्पीकर नेशनल असेंबली के उस डिसीजन के बाद आया जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि जी आप ये सीट, स्पेशल सीट्स नहीं दे सकते तहरीक इंसाफ को। तो मैं समझता हूँ ये एक तरह का आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। कैसे पॉसिबल है कि इलेक्शन कमीशन जिसके पास सिर्फ इख्तियार है इंडिपेंडेंट इंतखाबात करवाने का, वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे उसने पाकिस्तान के आइन की तशरीह करनी है। ये बड़ी ही हैरानकुन और अफसोसनाक बात है। मैं या आप कोई भी शख्स अगर एक लाइन क्रॉस करेंगे तो हम पर तौहीन लग जाएगी और पाकिस्तान में तो बड़ा आसान है तौहीन। नहीं, बट वो ठीक है, आपकी बात अपनी जगह, बट मसला ये है ना, वो आप अपनी जगह, आपका आर्गुमेंट दुरुस्त हो सकता है कुरैशी साहब। मेरा सवाल आपसे ये है कि नहीं इम्प्लीमेंट होता, तावील ये हो सकती है कि कानून बदल गया है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई है, जो कि की गई है और अभी तक वो स्ट्राइक डाउन नहीं हुई, वो इनफील्ड है, लॉ ऑफ द लैंड वो है। उसके अलावा जो तावील अभी पेश की कमर दिलशाद साहब ने कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर आज भी सवालिया निशान मौजूद है, बहुत सी तावीलें पेश की जा सकती हैं। मेरा सवाल ये था कि बहसियत सियासी जमात आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर हो गया तो क्या कर लेंगे? पहले तो मैं गुजारिश आपसे कर दूं, जहां तक एज ए पॉलिटिकल वर्कर और हालात को देखते हुए मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन इस हद तक जाएगा। अच्छा। मुझे आज भी उम्मीद है अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस मेजॉरिटी जजमेंट को हर सूरत ओनरशिप देनी पड़ेगी। ये सारे जितने भी हथकंडे हैं, ये जितनी भी चालबाजियां हैं, ये ना सिर्फ इस निजाम पर लोगों का एतमाद खत्म कर रही हैं, बल्कि ये एक तरह से इदारों को एक दूसरे के खिलाफ टकराने की साजिश है। और माजी में भी PMLN का ये रोल रहा है। जब जस्टिस सजाद अली शाह साहब की कोर्ट पर अटैक हुआ था उस वक्त भी यही था
एक डिसीजन लिखा जा रहा था ठीक और है। फिजिकली अटैक कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट पर। तो मैं आज समझता हूं कि आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी स्प्रेड होती है, लोगों तक मालूमात पहुंचती हैं। ठीक है। आपकी बात की जो बेचैनी है, आपका जो मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है और आम आदमी इन सारे हालात पर जो नजर रखे अच्छा हुए चले है, दो तीन बातें, ये बातें आपने जो की हैं इनकी जरा अहमियत को इस पे बात कर लेते हैं। मैं कियानी साहब के पास भी जाऊंगा क्योंकि आप दोनों से ही मैंने डिबेट करनी है इसी हवाले से। और जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, मैं एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करूंगा, और अब ये बेसिकली जो तीन लोग हैं, तीन अंपायर्स, उनकी एक्सटेंशन की बात हो रही है। उन्होंने काजी फैसल साहब की बात की, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की, और एक और अंपायर की बात की। वो गालिबन नहीं बल्कि यकीनन उनका इशारा पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ था, लेकिन उनकी एक्सटेंशन का तो अभी तक दूर दूर तक जिक्र ही कोई नहीं। उनका तो टेन्योर ही अगले साल नवंबर 2025 तक है। लेकिन इमरान खान साहब बगैर नाम लिए ये बातें क्यों कर रहे हैं, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कियानी साहब, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले ये एक जो बात अभी कंवर दिलशाद साहब करके गए, वो मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं कि हमने कहा है जी इलेक्शन कमिश्नर को भी कि जी वो अब देख लें, अगर उन पर तौहीन अदालत लग गई, इलेक्शन कमीशन पर लग गई तो हुकूमत साथ खड़ी नहीं होगी। चले वो साथ खड़ा होना ये और बात है, बट ये भी तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन 8वें अजलास के बाद फैसला कर ले कि नहीं जी ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर लें क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का ये फैसला है। मेंटली तौर पर आप उसके लिए तैयार हैं? बिकॉज वो तो फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा तो आपके पास या स्पीकर के पास कोई गुंजाइश तो नहीं होगी कुछ करने की। नहीं मुनीर साहब, देखिए बात यह है कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है और उसका एक तकद्दुस है, इसी तरह स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली का एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस ऑफ द नेशनल असेंबली भी जो उन्होंने लेटर लिखा है उसकी भी अहमियत है। देखिए इन चीज़ों को आप इस तरह डिस्कार्ड नहीं कर सकते। उन्होंने बुनियादी तौर पर क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया और इलेक्शंस एक्ट की अमेंडमेंट जो है वो इस मेजॉरिटी शॉर्ट ऑर्डर के बाद आई, तो इसीलिए वो उसका एक सुपरसीडिंग या ओवर राइडिंग इफेक्ट है। अब इस चीज़ का कानूनी जायज़ा तो इलेक्शन कमीशन ने लेना है और ऐन मुमकिन है अगर इलेक्शन कमीशन अगर ये भी फैसला ऐन मुमकिन है कर सकती है कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाए कि एक तरफ आपका फैसला है जिससे हम इत्तफाक नहीं करते, हमने रिव्यू पिटीशन भी दायर की हुई है, बहरहाल एक फैसला है जो अभी इनफील्ड है, मगर साथ ही साथ उसके बाद एक इलेक्शंस एक्ट की अमेंडमेंट है जिसके ऊपर स्पीकर नेशनल असेंबली ने ये ओपिनियन दिया है कि उसका एक ओवर राइडिंग इफेक्ट है ऑन दिस जजमेंट बिकॉज द अमेंडमेंट केम आफ्टर द ऑर्डर। सो देखिए ये चीज़ इतनी सादा नहीं है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन को भी इन चीज़ों का देख के फैसला करना होगा। अच्छा, ये तो ज़रा इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहबा, जारी बात है इमरान खान साहब से जब वो मिलकर आती हैं तो वही फरमाती हैं जो उनके भाई जनाब इमरान खान फरमाते हैं। ज़रा क्या फरमा रही, ज़रा सुनिए। तो ये 2/3 मेजॉरिटी जिसके लिए ये जमा कर रहे हैं लोग, वो इसलिए हैं कि गैंग ऑफ 3 को एक्सटेंशन देने के लिए। ये एक शैतानी तरमीम के तहत जो आपका आइन है उसको मुअत्तल किया जा रहा है। आप फिर से सुन लें, शैतानी तरमीम के तहत आपके आइन को मुअत्तल किया जा रहा है। ये एक तरफ कहा जा रहा है कि ये शैतानी तरमीम है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कियानी साहब कि ये गैंग ऑफ 3। अब गैंग ऑफ 3 2 का तो जिक्र उन्होंने कर दिया, एक कहा कप्तान है, तो वो बार वो पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत की तरफ इशारा उनका होता है। साथ ही साथ मैं एक डायकोटमी भी हमें नज़र आती है कि जनाब इमरान खान कहते हैं कि हमने फ़ौज से कोई रब्ता नहीं करना, जबकि रऊफ़ हसन साहब फरमाते हैं कि हम इंगेज करना चाहते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट डिबेट। ये बड़ी क्लियर रेफरेंस है जो उन्होंने दिया है कि ये एक्सटेंशंस के लिए सब कुछ किया जा रहा है। 2 लोगों का उन्होंने बता दिया और एक और, तो ये कितनी प्रॉब्लमैटिक बात है हुकूमत के लिए, बिकॉज ओवरऑल इंप्रेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही दे रही है कि ये आप बसद एहतराम जुडिशरी भी हैंड इन ग्लव है आपके साथ, एस्टेब्लिशमेंट भी हैंड इन ग्लव है, मतलब इकट्ठे ही मिलकर ही सब कुछ हो रहा है। जी मुनीब साहब, देखिए बात यह है कि खान साहब, डायकोटमी सिर्फ रऊफ हसन और इमरान खान की बातों में नहीं है, डायकोटमी इमरान खान और इमरान खान की बातों में भी है। अच्छा, तो बात यह है कि बुनियादी तौर पे कभी पाँव पड़ते हैं, कभी गला पकड़ते हैं, मगर ये सब हरबे जो हैं ये NRO की तलाश में। अब देखिए यही साहब फरमा रहे थे ना कुछ देर पहले कि हम मुज़ाकरात करेंगे ही सिर्फ फौज के साथ। जी, पहले कहते थे कि आप न्यूट्रल ना हो, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, फिर कहते थे अब आप न्यूट्रल हो जाएं, उसके बाद कहते थे कि आप फौज कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दें मुज़ाकरात के लिए, आज कहते हैं हम बात नहीं करेंगे, हम सियासी जमातों से तो बात करेंगे ही नहीं। ठीक है जी, तो ये सारा कभी टैंट्रम कभी मिनतें, ये एक NRO की तलाश है। कुरैशी साहब, क्या डेस्परेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? आप लोग बहुत ज़्यादा इस बात से तंग भी आ चुके हैं कि मामला सुलझ नहीं रहा
क्योंकि कोई इसको मैं तो लगी लिपटी नहीं रखूंगा, आपका तनाज़ा मसला सबसे बड़ा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अब इमरान खान साहब ने खुद फरमा दिया है कि कोई राब्ता नहीं रखेगा और जो राब्ता रखेगा उससे ओहदा ले लिया जाएगा। तो अगर आप राब्ता भी ख़त्म कर देंगे तो लग ऐसे रहा है कि जैसे राब्ता कोई था, लेकिन अगर हम उसको कुरे दें तो वो राब्ता उस तरह से नज़र भी नहीं आता, क्योंकि राब्ते तो होते हैं जिसके बाद शायद कोई डेवलपमेंट हुई हो, वो डेवलपमेंट भी कोई नहीं हुई, हालात में भी बेहतरी कोई नहीं आई। तो अब आपकी पोजीशन बहसीयत जमात क्या है? अगर आप सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये आपके नज़दीक फॉर्म 47 वाले हैं, इस्टेब्लिशमेंट से रास्ता आपने बंद कर दिया, आप खुद कह रहे हैं अब हम बात नहीं करना चाहते, तो अब आपका अब आगे कैसे बढ़ेंगे सियासी तौर पर? अगर अपने मसाइल को हल करना है, इस बंद गली से एक तहरीक इंसाफ ने सियासी तौर पर खुद को बाहर निकालना है, तो देखिए मैं गुजारिश कर दूं मुनीब, एक तो बंद गली वाला तासुर उस रोज खत्म हो गया था जब 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने बाहर निकलकर तहरीक इंसाफ को लातादाद में अपने वोटों से नवाजा था। ठीक है जी। भले उन वोट्स को जिस तरह से भी टल्ट किया गया, फॉर्म 47 आ गए, फॉर्म 45 को नहीं काउंट किया गया, वो सब आपकी भी नजर में, मेरी भी नजर में, वो तमाम गुफ्तगू असेंबली के फ्लोर पे भी होती है और निजी महफिलों में भी होती है। जहां तक अभी कैनी साहब ने बात की, मैं बसत एहतराम इनसे गुजारिश करूंगा, तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को किसी एनआरओ की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में ये लफ्ज एनआरओ अगर किसी के माथे पर चिमटा हुआ है हमेशा की तरह, तो वो पीएमएन और पीपल्स पार्टी है जो ये कहती रही, और दुबई में फिर जनरल मुशर्रफ से वो एनआरओ लिया गया। जहां तक कैनी साहब ने कहा कि जी ये सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल बात करना चाहते हैं। अच्छा, बात करना कोई गुफ्तगू शनीद नहीं होता। ये जो असेंबलीज का और इस सारे इस सिस्टम का, जिस सिस्टम ने पाकिस्तान का 76 साल में पाकिस्तान की जमहूरियत का इतना मजाक नहीं उड़ा जितना मजाक इस सिस्टम ने उड़ाया जो अभी राइज है। हम क्यों असेंबलियों का पार्ट बने हैं जी? हमने क्यों ओथ ली है? हमने क्यों लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन में हिस्सा लिया? क्यों हमने स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया? क्यों आज भी हम अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं? क्यों हम महंगाई की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं? उस महंगाई की बात करते हैं मेरा इशू सर बात किया हर प्रोग्राम में किया करते सर, मैं बात किया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी सारी बातें अगर मैं कहता हूं, बल्कि मैं कहता हूं जी आपकी सारी बातें दुरुस्त है। मेरा सिर्फ इशू ये है जब आप फरमाते हैं यार हमें एनआरओ नहीं चाहिए, इमरान खान को नहीं चाहिए, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि फिर जब इमरान खान साहब ये फरमाते रहे कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दे, हम फौज से बात करना चाहते हैं, हम फौज से एंगेज करना चाहते हैं, उन्हें क्या आपने कोई बसत एहतराम 10 का पहाड़ा पढ़ाना है? क्या करना है फौज से बात करके? मतलब या कोई सियासी जमात फौज से बात क्यों करती है? वो मतलब कुछ हासिल करने के लिए करती है ना। आपने मेन स्ट्रीम में वापस आना है, आप कहते हैं हम बंद गली में नहीं हैं, बट आपने किसी जगह तो वापस आना है और उसके लिए आपको फौज की मदद दरकार है। तो इसको एडमिट कर लें ओपनली कि हाँ यार हम एक मुश्किल में हैं और हमें फौज के साथ बात करके ही मुश्किल से निकलना है। अच्छा, क्यों बात करना चाहते हैं? एक आम आदमी के लिए बात करना चाहते हैं। आप बलूचिस्तान के हालात से वाकिफ नहीं है, आप केपी के हालात से वाकिफ नहीं है, जो कुछ पंजाब में हो रहा है। आप सिर्फ फिक्र उठा के देखें, मुनीब सितंबर 2021 की पंजाब की जेलों में कितने कैदी थे, और आज की फिक्र देखें 2 साल में 5 गुना कैदियों की तादाद बढ़ गई है। ये एग्जांपल मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि जब महंगाई होगी, जब बेरोजगारी होगी, जब आम आदमी के मसाइल पर हुकूमतों की तवज्जो नहीं होगी, मतलब ये इतनी तगो-दो मौजूदा सरकार आज इकट्ठे हैं सारे पाकिस्तान के, ये पॉलिटिक्स के भी और मईशत, मतलब क्राइम रेट बढ़ गया आपका ख्याल है? एग्रीमेंट को रिव्यू कर लेते। एक फिक्र ले लीजिए, ये इतनी शदोमत से अगर आईपीपी के साथ एग्रीमेंट कर लेते तो वो जो सेनेट में रिपोर्ट पेश हुई है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को कि 83 ट्रिलियन रुपीस 83 खरब कैलकुलेटर के सिफर खत्म हो जाते हैं, तो वो कैपेसिटी पेमेंट में वहां ना करने पड़ते। ठीक है, मैं जरा क्यानी साहब के पास जाके इसको कंक्लूड कर लूं। क्यानी साहब, बात सिर्फ सिंपल है, उन्होंने मुल्क के लिए बात करनी है, एस्टैब्लिशमेंट से सब ने की है, तुसी भी तो कीती है सर, हर बंदा करता है टू गेट बैक इनटू द बिजनेस। अगर कुरैशी साहब की जमात करना चाह रही है तो आप ताने शाने जरा देना कम कर देना, करने दे उन्हें बात। सर बात यह है, अब आपने 190 मिलियन पाउंड के केस की बात की, तो खान साहब ने चंद दिन पहले अडियाला में खुद रिपोर्टर से कहा आओ हो मैं तो समझ रहा था ये मामला इसलिए मैंने अप्रूव कर दिया। बड़ा सादा मामला है, चोरी एक पैसा जो एक क्राइम के लिए सेटलमेंट की एक शख्स ने नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ यूके में, ये मैं समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत मिसलीडिंग गुफ्तगू इससे पहले इस मामले पे हुई, मैं इसलिए ये करेक्शन ऑफ फैक्ट ज़रूरी है। एक क्राइम की सेटलमेंट का पैसा नेशनल क्राइम एजेंसी को एक शख्स ने अदा किया, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने पाकिस्तान हुकूमत को कहा कि ये आपकी आवाम का पैसा हम आपको भेज रहे हैं। इमरान खान साहब ने विद कैबिनेट अप्रूवल उसी शख्स की जेब में वापस पैसे डाल दिए, अवाम के पैसे
जो कि उसने एज सेटलमेंट अदा की थी, और खान साहब ने दिन दहाड़े ये चोरी की और उसका फिर एतराफ़ भी किया चंद दिन पहले अडयाला कि उसमें दूसरी जो आपने भी मुख्तसरन बात की ये कि वो कौम के लिए बात करना चाह रहे हैं। गुजारिश ये है सर, ये बात तब भी उन साहब से कर रहे थे जिनके कंधों पे खड़े रहे थे, फिर कहते थे उन्होंने हुकूमत गिराई, और फिर उन्हीं के कहने पे असम्बलियाँ तहलील इसलिए नहीं की थी कि कौम की उनको फिक्र थी, उनको था मुझे कोई गारंटियाँ मिल जाएंगी। एक शख्स है जिसका पूरा करियर, पूरी ऑपोजिशन, पूरी हुकूमत, सारे धरने बिसाखियों पर गुजरे हों, उसको इसकी एक आदत है, एक लत है। तो देखिए उसको वो इसी की तलाश में है फिर से, तो ये बात माने। इसीलिए कभी कभी गले पड़ जाते हैं, कभी पांव पड़ जाते हैं, मगर पड़ते भी उन्हीं के ही हैं। मतलब कि वो तो कहते हैं सियासतदानों से तो बात ही नहीं करनी ना, उनको सियासी जमातों से तो बात करनी आती ही नहीं है ना, इनको कभी पहले जरूरत पेश आई है, तो उनको दे डोंट नो हाउ टू डू इट। बहरहाल ठीक, मेरे पास क्योंकि वक्त खत्म हो गया, इतना कह दो, अभी आपने कहा पैरों में पड़ जाते हैं, वो वक्त की बात है, सारे ही पड़ जाते हैं। मैं इसके ऊपर मजीद क्या बात करूं। मैं क्रॉई साहब आपका और जनाब कैनी साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 सवाल पूछे थे अपने ही रजिस्ट्रार से कि जो एक वजाहती ऑर्डर आया जो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर, वो किस तरह से इन चैम्बर हेयरिंग हुई, कॉज लिस्ट में नहीं था, क्या नोटिस जारी किए गए, क्या मामला हुआ, उसकी एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जमा करा दी है, और चंद होशरुबा मामला सामने आए हैं। उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक अहम मामला है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट मांगी थी, 9 सवालात पूछे थे अपनी ही अदालत के रजिस्ट्रार से कि जो एक वजाहत जारी की गई, या उसे मैं कहूँ कि 8 पेजेस की एक्सप्लेनेशन थी जो दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने की शॉर्ट ऑर्डर आने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपनी मेजॉरिटी जजमेंट को एक पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेन करें, वो किस तरीके से सामने आई, अब वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपलोड कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उस पर सवाल पूछे और उन सवालात का जवाब एक रिपोर्ट की शक्ल में आया है जो कि काफ़ी कुछ बता रहा है और काफ़ी तशवीशनाक भी है। तशवीशनाक इसलिए कि इसके अंदर लिखा गया है, जरा बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरखास्तों में कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई, जबकि जजेस के किसी चैम्बर में भी इन दरखास्तों पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं थी, वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई, वजाहती हुक्म एक सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। ये चंद जवाबात हैं, या वो जवाब है, वो रिपोर्ट है जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाई गई है। साथ ही साथ एक मुश्किल मरला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, अमल दरामद अभी तक पेंडिंग है, कानून में तरमीम हो चुकी है, क्या प्रिवेल करेगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या जो इस वक्त मुरवजा कानून है इलेक्शन एक्ट 2018-17 के अंदर जो तरामीम किए गए हैं वो प्रिवेल करेंगी। बहुत से सवालात हैं। हमारे साथ मौजूद है जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब, माहिर आईन कानून के, बिकॉज खुद भी जज रहे हैं तो मामलात को समझते हैं। जैसा बहुत शुक्रिया आपका। सर ये फरमाइएगा, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने 9 सवालात पूछे थे, आपकी भी नज़र से गुजरे, उनके कुछ जवाबात अभी हमारे सामने आए हैं जो चीफ जस्टिस साहब को रिपोर्ट भेजी गई है। ये आपके नज़दीक कोई प्रॉब्लम है, इज इट अ प्रॉब्लम, या एक इशू है जो चीफ जस्टिस ने पूछा था और जिसमें कहा गया है कि किसी कोई कॉज लिस्ट भी जारी नहीं हुई, कोई किसी जज साहब के चैम्बर में हेयरिंग भी नहीं हुई और फिर वजाहत आ गई 8 पेजेस की। डू यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, या ये हो जाता है जज साहिबान से कोई इदारा पूछे कि जी इसकी अपने फैसले की वजाहत दे तो वो दे के अपलोड करवा देते हैं? मेरा ख्याल है अगर आप इस केस को इसके पर्सपेक्टिव में देखें और शॉर्ट ऑर्डर को आप देखें तो शॉर्ट ऑर्डर में ये लिखा था कि अगर किसी को कोई एम्बिग्विटी फील हो तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ सकता है। ये क्लैरिफिकेशन जो है वो कोई कंटेंशियस इशू नहीं होता, उसमें दोनों पार्टियों का शायद होना ज़रूरी नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और उसमें अगर उन्होंने चेम्बर में बैठ के उसकी वजाहत कर दी है तो आई डोंट नो अपेरेंटली, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं हुआ है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स में हुआ है। और दूसरी बात ये, इस वक्त इसकी क्या रेलेवेंस है जबकि डिटेल्ड रीजंस आ गई हैं, डिटेल्ड रीजंस आने के बाद वो क्लैरिफिकेशन उसमें मर्ज हो गई है, तो क्लैरिफिकेशन सुन के की या नहीं सुन के की तो इसकी कोई इम्प्लीकेशन, बिकॉज दैट इज not an actual order, clarification, actual order is detailed reason and short order। तो मेरा ख्याल है ये एक मीडिया की जीनत के लिए तो हो सकता है,
लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कोई। बट एक बात जो जज साहब इसमें कही गई है वो ये कि जो याया अफरीदी साहब ने भी हाईलाइट की कि आप कंप्लीट जस्टिस के नाम पे, सब्सटैंशियल जस्टिस के नाम पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको एक तखयलाती कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं ला सकते। और एतराज़ भी यही है कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पिटिशनर थी या अपील में आई थी, तहरीक इंसाफ नहीं थी, तो आप तहरीक इंसाफ तक ये मामला नहीं ले जा सकते। जो फरीक है मुकदमे का, आप उसी के हक में या उसके खिलाफ फैसला दे सकते हैं। क्या ये जो जज साहबान ने किया या फैसला दिया, ये दुरुस्त आपको लगता है कि ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए? बिकॉज शायद सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने क्लॉक को उस जगह लेकर गए वो कि ये एक्चुअली तो तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट्स थे और इनको इनका हक मिलना चाहिए। किसी भी जुरिस्डिक्शन में वो 184 की हो या 185 की हो, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, कोई डायरेक्शन दे सकता है या कोई डिक्री इशू कर सकता है। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर केस, इसमें उन्होंने अपनी डिटेल्ड रीजनिंग में भी मेरा ख्याल है जो बेसिक चीज़ पे एम्फेसाइज किया है और इनिशियली उन्होंने इसको डिस्टिंग्विश किया, वो ये है कि ये एक आम दो इंडिविजुअल्स का के दरमियान कोई डिस्प्यूट या उनके राइट्स का केस नहीं है। ये पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एनकम्पस करता है और इसमें राइट ऑफ अ सिटीजन टू वोट जो है दैट इज इन्वॉल्व, और वो राइट जो है दैट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द इलेक्शन रिजल्ट एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर वो ट्रूली ट्रांसलेट नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स अगर उनके सामने ये बात आती है कि ये जो लोगों ने जिस पार्टी को वोट देना चाहा उस तक ये वोट नहीं पहुंचा और वो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी, तो उन्होंने रिट्रोस्पेक्ट में जाके उस एक्ट को करेक्ट कर दिया। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। इसलिए वो जो उन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें समझने वाली जो रीजंस के बाद समझ आई है, उन्होंने उनको एज आज़ाद कैंडिडेट जो 41 लोग हैं, ये नहीं कहा कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें। उन्होंने तो कहा है कि पहले आप ये बताएं कि आप आज़ाद हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे तो वो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन जो है उनको उस पार्टी का डिक्लेयर कर देगी। अगर वो प्रोसेस नहीं होता, कोई बंदा वो सर्टिफिकेट नहीं देता, तो देन वो आज़ाद होगा। फिर उसके पास 3 दिन होंगे कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है या वो SIC में ही रहना चाहता है। ठीक है, राइट। अच्छा, वो खैर उस पर भी बहस हुई कि वो 3 दिन का वक्त है, यहाँ वक्त ज़्यादा दिया गया लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे जिस तरह आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने इररेलेवेंट है। हाँ, वो इररेलेवेंट है, वो ऑर्डर को, जजमेंट को समझने के बाद वो इररेलेवेंट हो जाता है। अच्छा, एक और बात, जिस तरीके से अब ये ऑर्डर मौजूद है, इन फील्ड है, कानून में तरमीम हुई है सर, और बारहा ये कहा जा रहा है कि जी इस वजह से ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ये अब उसके रास्ते में कानून, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, एक रुकावट है। क्या ये रुकावट है? और अगर ये रुकावट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट होना है, 7 सेशंस हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन की मीटिंग्स के, अब तक नहीं हो रहा फैसला, कल अगर यही फैसला होता है कि जी रिव्यू फाइल हो या जो भी, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी रीजंस आने से, डिटेल्ड रीजंस आने से पहले जो कन्फ्यूजन थी ECP की, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है और ना कि किसी स्पीकर साहब का जो लेटर है, मेरा ख्याल है वो ECP को नहीं लिख सकते, वो इंटरफेरेंस होगी ECP के मामलात में अगर वो लेटर लिखते हैं या ECP उस लेटर को कंसिडर करती है। जहाँ तक ECP का ताल्लुक है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसने अपना डिसीजन लेना था। मेरी ओपिनियन में रीजंस आने के बाद अब वो कंफ्यूजन भी ख़त्म हो गई है। वो इसलिए कि रीजंस में बड़े क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम प्रोविजन को अल्ट्रा वायरिस कहा गया है। अब आप एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से, सबऑर्डिनेट इसलिए कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से उसका दर्जा थोड़ा सा, एक सिंपल लेजिस्लेशन से अगर आप उसको नलिफाई करने की कोशिश करेंगे
जजमेंट को, तो वो जस्टिफाइड इसलिए नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन को उन्होंने इंटरप्रेट किया है और आम लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन को नहीं छेड़ सकती। ये बड़ा लीगल सेटल सा पॉइंट है। Exactly. अगर इसको समझा जाए तो मेरा ख्याल है कि ये अब डिफेक्टिव हो गया है जो लेजिस्लेशन है। टुवर्ड्स द एंड एक सवाल के अमल दरामद नहीं होता। इलेक्शन कमीशन बहरहाल एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के खिलाफ, इट हैज 4 मेंबर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दे आर वन अमंगस्ट इक्वल्स। हो सकती है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, एंड इफ सो हाउ डज इट पैन आउट सर? क्या लगता है आपको? देखिए जी, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है ना जी, उसकी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, एक्सेप्ट 1-2 दफ़ा जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब को घर भेज दिया गया था उसमें, उसके अलावा आप जहाँ भी देखेंगे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को अदालत ने कभी भी टूल उस हद तक नहीं बनाया इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि हर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में सजा दी जाए। कंटेम्प्ट इशू होती है, अनकंडीशनल अपॉलोजी आती है, वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्वेश्चन ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुनीब साहब, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड एंड अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी, एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को ही इख्तियार दिया गया है उसको इंटरप्रेट करने का। उसका आम अल्फाज में मतलब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक बाइंडिंग एक जजमेंट दे देगी विच एग्जिस्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन वही होगा जो कि उन्होंने इंटरप्रेट किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं जी मुझे ये जजमेंट पसंद नहीं, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिटरल जो मीनिंग है मैं उस पर जा रहा हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रिफ्यूज कर रहा हूँ। अगर ये आप करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट के आप अगेंस्ट जाते हैं। दिस वुड लीड टू एनार्की इन द कंट्री। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जिस सबका आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।